हेलो बच्चों। तो लास्ट हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और हमने केसीएल और केवीएल दोनों पढ़ लिए हैं। किरचॉफ का पहला नियम केसीएल क्या कहता है, समेशन आई इज इक्वल टू 0। और केवीएल ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है किरचॉफ या किरचॉफ का। तो केवीएल क्या कहता है, समेशन वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमने देखा यहां जो हम चिन्ह लेते हैं, जो साइन लेते हैं, संधि की ओर धारा है, संधि की ओर धारा होने पर पॉजिटिव और दूर होने पर नेगेटिव। ठीक है, यहां वोल्टेज का चिन्ह कैसे लेना है कि अगर आपको चलना है प्लस से माइनस की ओर, यानी विभव पतन हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो देखो प्लस होता है हाई वोल्टेज और माइनस होता है लो वोल्टेज। प्लस तो क्या होता है हाई और माइनस क्या होता है लो होता है। ठीक है, तो अपन जब हाई से लो जाएंगे तो बताओ कम हुआ कि बढ़ा, कम ही तो हुआ, हाई से लो हो गया। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप में जा रहे हो तो विभवांतर का चिन्ह क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर लो से हाई में चलना पड़ रहा है अपन को, मतलब हम एक लूप में चलते हैं, तो हमारे पथ में अगर माइनस से प्लस आता है, पोटेंशियल राइज हो रहा है, इसका मतलब बढ़ना। अगर पोटेंशियल यानी विभव राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका चिन्ह क्या लेते हैं बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, तो हमने केसीएल और केवीएल बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया था और उस पर हमने क्वेश्चन भी करे। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। व्हीटस्टोन सेतु इंपॉर्टेंट। व्हीटस्टोन सेतु व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन सेतु, अब ऐसा मत समझना व्हीट यानी गेहूं पत्थर का ब्रिज, पुल। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम था। व्हीटस्टोन ने एक प्रतिरोधों की व्यवस्था का आविष्कार किया। व्हीटस्टोन एक प्रतिरोधों की, और वो 4 प्रतिरोध थे, 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था है। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम था, उसने सेतु का निर्माण करा। 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि सेतु का निर्माण हो जाता है। तो पहले मैं उसको बना दूं ताकि अब क्लियर हो जाए। देखो व्हीटस्टोन ने क्या करा, इस तरह देखें, जैसे हम यहां प्रतिरोध लगा देंगे, तो आप देख रहे हैं एक प्रतिरोध मैंने ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया मैंने, एक ये लिया, हो गए 4 प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों इस प्रकार जोड़ा। देखो मैं इसको नाम दे दूं, ये ए पॉइंट, बी, सी और डी, और ये प्रतिरोधों को मैंने बोल दिया पी, क्यू, आर, एस। 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, पी और क्यू कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। अन्य 2 को भी श्रेणी क्रम में, यानी आर और एस भी कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। और उनको आपस में कैसे जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, पी और क्यू ये बच्चों कैसे क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, सीरीज वाइज है। और आर और एस भी कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। और ये पी क्यू का श्रेणी क्रम और आर एस का श्रेणी क्रम, ये परस्पर कैसे हो गए, ये समांतर क्रम में है।
तो व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, उसी को नाम रख दिया व्हीटस्टोन सेतु। क्या नाम रख दिया? व्हीटस्टोन सेतु। पी और क्यू श्रेणी क्रम में, आर और एस श्रेणी क्रम में। तो अब आपको दिख रहा है चतुर्भुज सा बन गया जिसमें 2 विकर्ण है, AC और BD। तो उन्होंने क्या करा, एक विकर्ण के स्थान पर एक सेल को जोड़ा कुंजी के साथ, कुंजी K1 बोल दिया इसको, कुंजी की प्लस और माइनस, ये हो गया सेल E। एक चतुर्भुज बन जाता है तो 2 विकर्ण है AC और BD। एक विकर्ण के स्थान पर तो एक सेल जोड़ा, सेल E, इसका विद्युत वाहक बल E है कुंजी K1 के साथ, और ये जो दूसरा विकर्ण है वहां एक धारा मापी को जोड़ा, एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा एक दूसरी कुंजी के साथ। इसको हमने बोल दिया बच्चों K2। क्या बोल दिया इसको? K2। तो अब ये जो मैंने एक परिपथ हमने बनाया है इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने 4 प्रतिरोधों के एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया। इस पूरी जो सर्किट है इसको हमने क्या नाम दे दिया? व्हीटस्टोन सेतु। 4 प्रतिरोध होते हैं P, Q, R और S। हाँ बिल्कुल, आपको भी ऐसे लिखना है P, Q, ये R और ये S। ठीक है, इनका मतलब है एक विकर्ण के स्थान पर सेल को जोड़ा कुंजी K1 के साथ, दूसरे विकर्ण के स्थान पर धारा मापी को जोड़ा, G का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर। G स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर, यानी धारा मापी। दूसरे विकर्ण में धारा मापी को जोड़ा कुंजी K2 के साथ। तो ये पूरी व्यवस्था को हमने बोल दिया बच्चों व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, अब देखो जो P और Q वाली भुजाएं हैं, इनका नाम रख दिया कि जो AB और BC भुजाएं हैं इनको बोलते हैं अनुपाती भुजाएं। अनुपाती भुजाएं, रेशो आर्म्स। ठीक है बच्चों, और जो AD भुजा है, ठीक है, AD भुजा को बोलते हैं ज्ञात भुजा। ज्ञात भुजा। और जो CD भुजा है इसको बोलते हैं अज्ञात भुजा। क्या बोलते हैं बच्चों? अज्ञात भुजा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि देखो जो R होता है, R ये ज्ञात प्रतिरोध होता है, यानी इसका मान हमें मालूम होता है, और S होता है अज्ञात प्रतिरोध। S क्या होता है? अज्ञात प्रतिरोध होता है, ये वाला S। तो अज्ञात प्रतिरोध अज्ञात को ही ज्ञात करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम किसका मान ज्ञात करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, और अज्ञात प्रतिरोध को, ध्यान रखना है आपको, अज्ञात को हमेशा इसी स्थान पर लगाना है, यानी S वाले स्थान पर। जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको हम किसके स्थान पर लगाएंगे? S वाले स्थान पर लगाएंगे। तो यह अज्ञात प्रतिरोध होता है, इसका मान हमें मालूम है, यह ज्ञात प्रतिरोध है। P और Q अनुपाती भुजाएं होती है, ठीक है, और G धारा मापी होता है, और E एक सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है? E। अब देखिए, तो व्हीटस्टोन सेतु ने क्या बताया? ये तो हमने समझ में आ गया कि व्हीटस्टोन सेतु है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध, ये पूछते हैं व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं तथा इसकी संतुलन अवस्था के प्रतिबंध को व्युत्पन्न कीजिए। तो ये हमने सीख लिया है कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं, 2 को श्रेणी क्रम में, अन्य 2 को श्रेणी क्रम में, और आपस में कैसे? समांतर क्रम में जोड़ दिया। एक चतुर्भुज बन जाता है। चतुर्भुज के एक विकर्ण के स्थान पर सेल के साथ कुंजी K1 जोड़ दी, और दूसरे विकर्ण के स्थान पर धारा मापी के साथ कुंजी K2 जोड़ दिया। P और Q वाली जो भुजा है अनुपाती भुजाएं कहलाती हैं।
AD को बोलते हैं ज्ञात भुजा और CD क्या होती है, अज्ञात भुजा। जिसका मान हमें ज्ञात करना है, जिस प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है, उसको S के स्थान पर लगाते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि संतुलन अवस्था का प्रतिबंध कैसे निकालें, यानी संतुलन अवस्था से क्या मतलब है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, तो इसी में हम चल रहे हैं कि सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध। काफी एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको, काफी बार आप देखोगे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध। तो पहले बच्चों बात कर लेते हैं संतुलन होता क्या है। देखिए अब इसको समझिए। जैसे हम सेल वाली जो कुंजी है इसको ऑन करते हैं, दबाते हैं, जैसे हम इसको दबाएंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। कुंजी K1 को दबाया और फिर K2 को दबा दिया। पहले किसको दबाना है, सेल कुंजी को, ठीक है। तो K1 हमारी कौन सी कुंजी है, सेल कुंजी, जो सेल के साथ जुड़ी हुई है वो सेल कुंजी है, और जो धारा मापी के साथ जुड़ी हुई है उसको हमने क्या बोल दिया, धारा मापी कुंजी। क्लियर है। तो जैसे हमने K1 को दबाया तो सेल से धारा मिलेगी, धारा प्लस से दूर माइनस की ओर, मानो करंट प्रवाहित हुआ I। इस सेल E से करंट जा रहा है I। तो अब I जैसे ही बिंदु A पर आएगा तो एक तो शाखा हो गई AB, एक शाखा हो गई AD। सपोज करो इस AB शाखा में करंट गया I1 और इस AD शाखा में करंट गया कितना, I2। ठीक है। करंट जैसे I बिंदु A पे पहुंचा, संधि बिंदु A पे पहुंचा, तो यहां से AB शाखा में मैंने मान लिया I1 धारा जा रही है क्योंकि इसका प्रतिरोध है, प्रतिरोध है तो धारा लेगा। और इसमें AD शाखा है तो AD शाखा में धारा क्या मान ली, I2। क्लियर है। अब I1 जैसे बिंदु B पर पहुंचेगी और I2 जैसे बिंदु D पर पहुंचेगी, तो अब धारा BD जाए या DB जाए वो डिपेंड करता है बिंदु B और D के विभव पर। समझिए मैंने क्या माना कि माना जो बिंदु B है, बिंदु B व D का जो विभव है वो मैंने क्या मान लिया, क्रमशः VB व VD है। क्लियर। भाई आपको पता है इसमें धारा है, इसका प्रतिरोध है, तो A और B के मध्य विभवांतर होगा VA माइनस VB। तो मैंने मान लिया कि भाई बिंदु B का विभव कितना है, VB, और बिंदु D का विभव कितना है, VD। क्लियर है। अब देखिए, अब करंट ऐसे जाएगा कि ऐसे, जैसे मान लो I1 धारा बिंदु B पर पहुंचेगी तो करंट इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, क्योंकि धारा मापी का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। आगे चल के मैं इसको G मान लूंगा कि धारा मापी का प्रतिरोध कितना, कैपिटल G। तो अब ये I1 धारा जैसे ही बिंदु B पर पहुंचेगी तो कुछ करंट यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। ऐसे I2 धारा जब बिंदु D पर पहुंचेगी, संधि बिंदु D पर पहुंचेगी, तो कुछ करंट यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा। तो यदि मान लो, यदि अगर विभव VB ज्यादा है VD से, आपको पता है जो धारा होती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है। प्लस का मतलब हाई वोल्टेज और माइनस का मतलब लो वोल्टेज। ठीक है। तो ये वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए, तभी धारा बनती है। और धारा का प्रवाह हमेशा उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की ओर होता है। तो अगर मान लो VB का मान ज्यादा है VD से, यानी ये वाला पॉइंट ज्यादा विभव पर है, ये कम विभव पर है, तो I1 का कुछ भाग ऐसे आएगा। अगर VB इज ग्रेटर देन VD है तो I1 का कुछ भाग, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, I1 जैसे बिंदु B पर पहुंचेगी तो इसका वोल्टेज ज्यादा है, इसका कम है, तो यहां भी जाएगी। तो I1 का कुछ भाग ये BD में,
BD की ओर लिख देता हूं मैं, यानी B से D की ओर, BD की ओर प्रवाहित होगा कि नहीं होगा। और अगर मान लो यदि VD इज ग्रेटर देन है VB, यानी इसका विभव ज्यादा है, तो I2 का कुछ भाग जाएगा DB की ओर। यदि VD इज ग्रेटर देन VB है तो I2 का कुछ हिस्सा, कुछ भाग, समझ रहे हो, I2 करंट यहां पहुंचा तो भाई यहां पे तो जाएगा और यहां भी जाएगा, तो कुछ भाग कहां जाएगा, DB की ओर जाएगा, DB की ओर। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि धारा मापी में विक्षेप आएगा। जब VB इज ग्रेटर देन VD था, जब ये वाला पॉइंट था, तो धारा मापी में विक्षेप आया। धारा मापी में क्या आ गया, विक्षेप। जैसे मान लो ये धारा मापी था, सपोज करो इसमें विक्षेप ऐसे आ गया, धारा प्रवाहित हुई इसमें। और जब VD यानी D का विभव B से ज्यादा होगा तो धारा मापी में विक्षेप आएगा, लेकिन आप देखोगे विक्षेप कैसा आएगा, विपरीत दिशा में आएगा। धारा मापी का 0 बीच में होता है, तो जैसे अगर BD की ओर धारा गई तो विक्षेप मान लो दाईं ओर आया, तो ऐसे अगर DB की ओर धारा जाएगी तो विक्षेप क्या आता है, बाईं ओर आता है। तो अब हमें क्या करना है, PQ, P और Q और R के मान ऐसे रखने हैं ताकि B और D का विभव बराबर हो जाए। अरे बात समझ में, धारा मापी में विक्षेप हमें दिखाई देगा, तो हमें इस तरह व्यवस्था करनी है कि बिंदु B और D का विभव क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वो कैसे करेंगे, वो PQR को हम चेंज कर सकते हैं। PQR को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं। PQR को चेंज करके इस तरह की अवस्था आ जाए कि कौन सी स्थिति आ जाए, कि यदि बिंदु B का विभव किसके बराबर हो जाए, D के बराबर हो जाए। तो अगर ये दोनों विभव बराबर हो जाए तो विभवांतर क्या हो जाएगा, 0। यदि VB बराबर VD हो तो भुजा PD का विभवांतर, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। समान विभव पर दो बिंदु हो तो उनका विभव का अंतर समान को समान में से घटाओगे तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो यदि VB इज ग्रेटर देन VD हो तो भुजा BD का विभवांतर 0 होगा। ठीक है, जब विभवांतर 0 है तो धारा 0 होगी। अतः इस स्थिति में धारा मापी में 0 विक्षेप होगा, यानी कोई विक्षेप नहीं आएगा, 0 डिफ्लेक्शन, 0 डिफ्लेक्शन। अतः इस स्थिति में धारा मापी में 0 डिफ्लेक्शन, 0 विक्षेप होगा। और बच्चों इस स्थिति को ही सेतु की क्या बोलते हैं, बिल्कुल संतुलन अवस्था कहते हैं। इस स्थिति को ही क्या बोलते हैं, सेतु की संतुलन अवस्था। यानी जब धारा मापी में 0 विक्षेप आ जाए, यानी कोई विक्षेप नहीं आए, 0 विक्षेप हो, तो यही अवस्था कहलाती है सेतु की संतुलन अवस्था। यानी संतुलन अवस्था के लिए VB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, VD होना चाहिए। ठीक है, समझ गए हो। तो BD का विभवांतर 0 होगा तो इसमें कोई धारा नहीं होगी, यानी विक्षेप क्या हो जाएगा, 0। इसे ही बोलते हैं सेतु की संतुलन अवस्था। ठीक है, तो अब इसका प्रतिबंध निकालते हैं। संतुलन अवस्था का प्रतिबंध निकालें तो अब देखिए, संतुलन अवस्था में अब I1 धारा इसमें पहुंचेगी, तो अब इसमें तो जाएंगे नहीं क्योंकि यहां धारा 0 है, तो अब I1 इसमें चल जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि यहां कोई धारा नहीं है, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पर है, समान विभव पर है, कोई धारा नहीं है, तो यहां विक्षेप क्या आएगा, 0। ऐसे I2 धारा यहां गई तो अब इस वाली शाखा में नहीं जाएगी, तो सारी की सारी I2 यहां जाएगी,
तो I1 यहां से आ रहा है, I2 यहां से आ रहा है, तो C बिंदु पर कितना करंट आ रहा है? I1 प्लस I2, यानी टोटल करंट कितना हो गया? I, जो किसके बराबर है? I1 प्लस I2 के बराबर है। तो यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, किरचॉफ का पहला नियम। तो समझ गए? I1 धारा संधि बिंदु B पर पहुंची, अब इसमें तो गई नहीं, कौन सी स्थिति में नहीं जाएगी? जब दोनों कैसे पॉइंट पर होंगे? सेम पोटेंशियल, दोनों बिंदुओं का विभव समान होगा, तो विभवांतर क्या हो जाएगा? 0। तो ये I1 करंट यहां जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं संतुलन अवस्था का प्रतिबंध कैसे निकालोगे। देखिए, तो अब हम निकालेंगे संतुलन अवस्था का प्रतिबंध। ये बातें आपको समझ में आ गई है? देखिए, तो सेतु की संतुलन अवस्था के लिए, देखो, सेतु की संतुलन अवस्था के लिए सेतु की संतुलन अवस्था के लिए क्या है बच्चों? सेतु की संतुलन अवस्था के लिए हम लिख सकते हैं कि भाई VB इज ग्रेटर देन क्या होगा? VD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। संतुलन अवस्था का मतलब है कि भुजा BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है, यानी बिंदु B और D समान विभव पर है। क्लियर? तो संतुलन अवस्था के लिए VB बराबर क्या होगा? VD। अब देखिए, समीकरण 1 से बच्चों, अगर मैं समीकरण 1 को ऐसा लिख दूं, माइनस VB इज इक्वल टू माइनस VD, तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा? दोनों मैंने किससे गुणा कर दिया? माइनस से गुणा कर दिया। अगर मैं दोनों और अगर VA जोड़ दूं, यानी VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD, तो बताओ इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है क्या? दोनों और माइनस से गुणा कर दिया और VA को मैंने जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। VA से VA कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया? VB इज इक्वल टू VD बच गया। तो अब आप मुझे बताओ, VA माइनस VB का मतलब क्या है? A और B के मध्य विभव का अंतर, भुजा AB के विभव का अंतर, यानी विभवांतर। तो बताओ AB का विभवांतर क्या होगा? अब आपको ध्यान आना चाहिए कि सर विभवांतर पूछ रहे हैं, यानी धारा गुणा प्रतिरोध, ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR। तो AB भुजा का विभवांतर क्या होगा? धारा कितनी? I1। प्रतिरोध कितना? P। हर जगह R ही नहीं होता, P भी मान सकते हैं। कभी समझो R लिख दो, भाई मैंने क्या माना है? AB भुजा का प्रतिरोध P है, अलग अलग है ना। AB भुजा का प्रतिरोध कितना है? P। तो AB का विभवांतर कितना होगा? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, I1P, धारा गुणा प्रतिरोध। ऐसे VA माइनस VD, AD भुजा का विभवांतर, धारा कितनी? I2, प्रतिरोध कितना? R। तो बिल्कुल ये आएगा I2 into R and this is equation number 2। क्लियर है? ये AB भुजा का विभवांतर, ये AD भुजा का विभवांतर, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं हमारी इक्वेशन 1 पर, पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से। तो क्या था समीकरण 1? VB इज इक्वल टू VD, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? VB माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC। दोनों और मैंने किसको जोड़ दिया? माइनस VC को जोड़ दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप मुझे बता दोगे कि सर VB माइनस VC का मतलब हो गया B और C के मध्य विभव का अंतर, यानी विभवांतर। तो BC भुजा का विभवांतर क्या होगा? विभवांतर का मतलब धारा गुणा प्रतिरोध। BC भुजा में धारा कितनी है? I1 है, और इस BC भुजा का प्रतिरोध Q है। बच्चा क्या R समझ लेता है, R लिख देता है, फिर कुछ नहीं होता। BC भुजा में धारा कितनी है? I1, इसका प्रतिरोध कितना है? Q। तो भाई इसका विभवांतर क्या होगा? धारा गुणा प्रतिरोध, यानी I1Q। ऐसे बताओ DC भुजा का विभवांतर, DC भुजा में धारा I2, DC भुजा का प्रतिरोध S।
तो क्या होगा I2 इंटू एस, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो हमने इस तरह 2 स्टेप निकाले, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखिए संतुलन अवस्था का प्रतिबंध आपके सामने पेश है। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 में 3 का भाग दे देता हूं। समीकरण 2 डिवाइडेड बाय समीकरण नंबर 3। 2 में हमने 3 का क्या दे दिया, भाग। तो समीकरणों में भाग दे रहे हैं, तो भाई LHS का भाग तो LHS में जाएगा और RHS का भाग RHS में जाएगा। तो समीकरण 2 का LHS क्या है बच्चों, 2 का LHS है I1P अपॉन 3 का LHS कितना है I1Q इज इक्वल टू 2 का RHS क्या है I2R इज डिवाइडेड बाय 3 का RHS क्या है I2S। क्लियर है? बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि सर I1 से I1 कट गया और I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, तो वी हैव P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, यही है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध। P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, यानी जो श्रेणी क्रम वाले थे उनका अनुपात बराबर अगले श्रेणी क्रम वाले उनका अनुपात। तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो जब सेतु संतुलन अवस्था में होता है तो P अपॉन Q बराबर क्या कर देते हैं, R अपॉन S, और इस बीच वाली भुजा को छोड़ देते हैं। अब ध्यान होगा संधारित्रों में हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था, तो जो बीच वाला संधारित्र था उसको हमने छोड़ दिया था। ऐसे प्रतिरोधों में कोई क्वेश्चन आ जाए तो जब P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आपको मिल रहा है, ठीक है, तो सेतु होता है संतुलन अवस्था में, उसमें बीच वाली भुजा को छोड़ देते हैं। छोड़ते क्यों है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इस धारा मापी में विक्षेप 0 है, परिपथ में तो हरा तो है, परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, देखो करंट जा रहा है, आ रहा है करंट, ये जा रहा है ये आ रहा, धारा का प्रवाह तो हो रहा है पूरे परिपथ में। लेकिन ये जो सेतु वाली भुजा है, बीडी को मैंने क्या बोल दिया, सेतु भुजा। ऐसे एसी को क्या बोल सकते हैं, सेल भुजा। मतलब जिस भुजा में सेल जुड़ा हुआ है दैट इज सेल भुजा, और जहां धारा मापी जुड़ा हुआ है वो धारा मापी भुजा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये मत समझना कि परिपथ में धारा नहीं है। संतुलन अवस्था का मतलब केवल इतना है कि धारा मापी जिस भुजा में जुड़ा हुआ है उसमें धारा नहीं है। धारा मापी में विक्षेप 0 है, बाकी परिपथ में धारा है। तो इसको हम इसलिए छोड़ देते हैं जब क्वेश्चन करते हैं क्योंकि इसमें धारा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा धारा का। यानी वही बात हो गई कि मान लो कोई नदी है, उस नदी में पानी जा रहा है, जल प्रवाहित हो रहा है, जल का प्रवाह हो रहा है, तो जो ऊपर सेतु बना होता है, जो ऊपर ब्रिज बना होता है, जो पुल बना होता है, जो फ्लाईओवर बना होता है, तो क्या उसके ऊपर पानी होता है क्या? सेतु के ऊपर कोई पानी नहीं होता। यानी नदी में जो पानी या जल का प्रवाह हो रहा है उस प्रवाह का पुल पर कोई प्रभाव नहीं होता, पुल ऊपर होता है, तो हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बीडी भुजा, सेतु भुजा। एक सेतु बन जाता है, जैसे एक शाखा हो गई ए बी सी, एक शाखा हो गई ए डी सी, तो दोनों शाखाओं को, दो नगर हो गए ए बी सी ए डी सी, तो दो नगर हमारे पास है, इनको जोड़ने का काम कौन सी भुजा कर रही है? बीडी भुजा कर रही है, लेकिन इसमें धारा नहीं है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखो, जब सेतु संतुलन अवस्था में होता है तो P अपॉन Q बराबर होता है R अपॉन S। ठीक है, ये संतुलन अवस्था का प्रतिबंध है। तो यहां से देखो हम S भी निकाल सकते हैं, क्योंकि S हमारा क्या था? बिल्कुल अज्ञात प्रतिरोध था। तो बच्चों यहां से S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S को इधर ले जाओ तो Q अपॉन P इंटू R। तो P, Q और R के मान अगर हमें ज्ञात हो जाएंगे तो हम S को भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है, S इज इक्वल टू Q अपॉन P इंटू R। तो ये सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध हमने पढ़ा, एग्जाम में आता रहता है, लघुतरात्मक क्वेश्चन में मिल जाता है क्वेश्चन आपको। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, Q, P, R हमें ज्ञात होते हैं, तो
तो एस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप एक बात और ध्यान दें कि इस सेतु की सुग्राहिता के लिए, सेतु की सुग्राहिता यानी विक्षेप 0 आए, सेतु की सुग्राहिता के लिए पी क्यू आर ये समान कोटि के होने चाहिए, तभी मिलेगा आपको 0 विक्षेप। कैसे होने चाहिए? समान कोटि के होने चाहिए। समान कोटि यानी समान उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो पी का मान लिया मैंने 100 ओम, क्यू क्या ले लिया 200 ओम मान लो, आर क्या आ गया मान लो 150 ओम आ गया। तो ये समान कोटि के हैं। कैसे? जो 10 की पावर 2 ओम, ये 2 गुणा 10 की पावर 2 ओम, ऐसे 1.5 इंटू 10 की पावर 2 ओम। तो ये बेटा ये कोटि होती है। ऐसे ही होचे भी पी तो आपका 10 ओम है, क्यू ले रहे हो 200 ओम, या आर ले रहे हो 15 ओम। तो समान ऑर्डर के होने चाहिए। समझ गए? ठीक है, और इसमें एक बात और पूछ लेते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग कहां करते हैं, तो अपन को पढ़ेंगे भी। तो व्हीटस्टोन सेतु के जो अनुप्रयोग है वो एक तो अपन करते हैं मीटर सेतु में, इसमें करते हैं बच्चों मीटर सेतु में। ठीक है, मीटर ब्रिज। और एक करते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये आपका वो चिट्ठी डालने वाला पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं है, ये नाम है उपकरण का, क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स। और एक करते हैं कैरी फास्टर सेतु में। इसमें करते हैं बच्चों कैरी फास्टर सेतु में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु के अनुप्रयोग हम मीटर सेतु में करते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में करते हैं। ये उपकरण का नाम है, ऑपरेटर्स का नाम है, इक्विपमेंट का नाम है। और करते हैं कैरी फास्टर सेतु में। तो हमारे कोर्स में केवल मीटर सेतु ही है, तो इसको पढ़ेंगे हम। तो ये हमने पढ़ा आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु और सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध यानी P/Q इज इक्वल टू R/S। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। थैंक यू।